हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स या जो भी फैक्ट्स है वो सभी मैं आपको बताऊंगी, जो भी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और जो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है वो सभी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। और कल हमने पिछले वीडियो में क्या देखा कि राज्यपाल के जितने भी अनुच्छेद हैं उनको याद करने की एक बहुत ही इजी ट्रिक देखी थी। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो ट्रिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आप उस ट्रिक को देखने के बाद राज्यपाल के अनुच्छेद बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं राज्यपाल के अनुच्छेद। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 153। ठीक है। तो आर्टिकल 153 के अंदर राज्यपाल के पद का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है। आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख है। अब इसमें क्या कहा गया है कि राज्यपाल जो है, नहीं, जो आर्टिकल 153 है उसमें क्या बताया गया है कि जो मूल संविधान है उसके तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का प्रावधान है। ठीक है, प्रावधान था। मतलब आर्टिकल 153 के अंदर यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल का होना आवश्यक है। ठीक है। उसके आगे क्या है, ये एक नोट लिखा हुआ है। ठीक है, देखते क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। इसमें क्या है कि संविधान के अंदर जो 7वां संशोधन किया गया, ठीक है, जो 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ, उसके अंदर यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। क्या कहा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और दूसरी बात क्या कही गई कि इस संविधान के तहत जो राज प्रमुख का पद है, ठीक है, जो राज प्रमुख संस्था है या जो राज प्रमुख का पद है उसे समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। ठीक है। तो आर्टिकल 153 में हमने क्या देखा कि इसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख दे रखा है। इसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक राज्य है उसमें एक राज्यपाल होना चाहिए। उसके बाद हमने 7वां संविधान संशोधन 1956 देखा। ठीक है। उसमें क्या कहा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि इस संशोधन के तहत राज प्रमुख जो संस्था है या राज प्रमुख जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया, वह उसके स्थान पर क्या किया गया, राज्यपाल के पद का सृजन किया गया। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। तो आगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, इनको हम देखेंगे। ओके, तो अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है ये, मतलब ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा कि राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे, मानसिंह द्वितीय। ठीक है। फिर क्या हुआ कि 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ, तो राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और क्या बना दिया गया, राज्यपाल का पद सृजित किया गया यानी बनाया गया। ठीक है, यानी राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल को राज्यपाल का पद बनाया गया। उसके बाद है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, याद हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे, मानसिंह द्वितीय। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल। ठीक है। उसके बाद और देखते हैं कि ये जो संशोधन है जो हमने पढ़ा 7वां संविधान संशोधन, उसमें क्या बताया गया है, उसके अंदर मतलब हमारे संविधान में जो है भाग 7 में राज्य जो थे वो श्रेणियों में बटे हुए थे, ABCD इस तरह से काफ़ी सारी श्रेणियों में राज्य बटे हुए थे। ठीक है, उन्हें निश्चित कर दिया गया इस संशोधन के तहत। किस संशोधन के तहत, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। ठीक है, राज्य की श्रेणियों को निश्चित कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है कि मूल रूप से जो लोकसभा की सीटें थी वो 500 थी पहले। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, संविधान में लोकसभा की सीटें कितनी थी, 500 थी। उसके बाद क्या हुआ, 7वां संविधान संशोधन आया, उसके तहत 500 से 525 कर दी गई लोकसभा की सीटें। फिर क्या आया, 31वां संविधान संशोधन आया, उसके तहत जो लोकसभा की सीटें हैं वो 525 से 552 कर दी गई। ठीक है। और वर्तमान में लोकसभा की सीटें जो है वो 552 है। ओके,
अब आर्टिकल 154 देखते हैं, ठीक है। तो अपन ने जो ट्रिक देखी थी उसके हिसाब से आर्टिकल 154 में क्या आएगा, शक्तियाँ आएंगी, क्योंकि उसने क्या कहा था कि सर मुझे राज्यपाल बना दो क्योंकि मुझे शक्तियाँ चाहिए। तो आर्टिकल 154 के अंदर क्या आ जाएगा, राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि राज्यपाल जो है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब जो है लाइन है, इससे मतलब जो राज्य काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है कि राज्यपाल जो है, नहीं ये पूछा जाता है कि राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो राज्यपाल जो है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि राज्यपाल जो है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, ये ठीक है। ये क्या कह रहा है कि राज्यपाल जो है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करता है या फिर अपने इसके नीचे जो भी इसके अंडर में जो अधिकारी काम करते हैं उनके माध्यम से करवाता है या करता है, ठीक है। तो राज्यपाल के अंडर में कौन है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के अंडर में कौन है, मंत्री परिषद। तो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं और मुख्यमंत्री जो है वो मंत्री परिषद को सलाह देती है और मंत्री परिषद जो है वो उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करती है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये बोल रहा है कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसका राजनैतिक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री। और राज्य की कार्यपालिका का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, मुख्य सचिव, ठीक है। तीनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। पहले क्या बताया गया कि राज्यपाल जो है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसके बाद बताया गया कि राज्य की कार्यपालिका का राजनीतिक प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद राज्य की कार्यपालिका का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो मुख्य सचिव होता है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ओके तो अब हम ये आर्टिकल 154 के अंदर ही अब हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों की तुलना करते हैं, ठीक है। ओके तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में तुलना करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्ति होती है, राज्यपाल के पास भी कार्यकारी शक्तियाँ होती है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियाँ होती हैं तो राज्यपाल के पास भी विधायी शक्तियाँ होती है। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियाँ होती है तो राज्यपाल के पास भी न्यायिक शक्तियाँ होती है, ठीक है। और राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियाँ है तो राज्यपाल के पास भी है। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, वो आर्टिकल 123 के अंदर आती है, ठीक है। जबकि राज्यपाल के पास भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है लेकिन वो आर्टिकल 213 के अंतर्गत आती है। ये जो शक्ति है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद करिएगा। और ये जो आर्टिकल्स है ये भी बहुत पूछे जाते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति जो है उसके पास वीटो पावर भी होती है, जो कि जिसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल 111 में है, ठीक है। और हाँ, राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर होती है और जबकि राज्यपाल के पास सिर्फ 2 ही वीटो पावर होती है जो कि आर्टिकल 200 के अंदर उल्लेखित है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास कानून बनाने की शक्ति होती है जो कि आर्टिकल 111 में उल्लेखित है। और जो राज्यपाल है उसके पास भी कानून बनाने की शक्ति होती है और जो कि आर्टिकल 200 में उल्लेखित है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति होती है जो कि आर्टिकल 108 में उल्लेखित है, जबकि राज्यपाल के पास नहीं होती है। इसके पास परामर्शकारी शक्ति होती है, इसके पास नहीं होती है। आपातकालीन शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास नहीं होती है। उसके बाद जो आपातकालीन शक्तियाँ है वो इसके संविधान के भाग 18 में दी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हाँ, राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियाँ होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती। इसके पास कूटनीतिक शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद एक नोट दिया हुआ है, ये देखते हैं क्या बोल रहा है ये कि स्वविवेकीय शक्तियाँ 2 तरह की होती है, परिस्थिति जन्य होती है और एक संवैधानिक होती है। एक तो जो संविधान में लिखी हुई हो और एक कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए जब स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करना पड़े, इस तरह से, ठीक है। तो स्वविवेकीय शक्तियाँ 2 प्रकार की होती है, एक होती है परिस्थिति जन्य और एक होती है संवैधानिक, ठीक है। तो जो अब जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो क्या बोल रहा है ये कि राष्ट्रपति के पास जो है वो केवल परिस्थिति जन्य स्वविवेकीय शक्तियाँ होती है। राष्ट्रपति जो है
इसके पास केवल परिस्थिति जन्य स्व विवेकी शक्ति होती है, जबकि जो नोट क्या नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि संवैधानिक जो स्व विवेकी शक्ति होती है वो केवल राज्यपाल के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के पास केवल परिस्थिति जन्य शक्ति होती है, संवैधानिक मतलब स्व विवेकी शक्तियाँ नहीं होती है, और जो संवैधानिक स्व विवेकी शक्तियाँ हैं वो केवल राज्यपाल के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। और इसका उल्लेख आर्टिकल 163(2) में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। तो इसके आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है, क्या है कि 44वें संविधान संशोधन के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है, परंतु एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो 44वां संविधान संशोधन है उसमें यह लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होता है, यानी अगर मंत्रिपरिषद ने कोई भी विधेयक जारी किया, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति को उस पर मतलब उसे पास करना होगा, लेकिन वह एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। और अगर मंत्रिपरिषद वापस उसी विधेयक को भेज देती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को उसे पास करना होता है। ठीक है, अब आर्टिकल तो आर्टिकल 155 देखते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 155 में क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति, यानी हमने क्या पढ़ा था कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। हमने ट्रिक में क्या देखा कि मुझे राज्यपाल बना दो क्योंकि मुझे पावर चाहिए, तो सर क्या बोलते हैं कि ए यानी ए जो फर्स्ट वाला ए था, ए के शर्त है, तो फर्स्ट वाला ए था, उसका मतलब क्या था, अपॉइंट यानी नियुक्ति। तो आर्टिकल 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है ये कनाडा से यानी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है, अर्थात राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, और जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसका प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। तो मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है एक तरह से। ठीक है, तो मतलब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वैसे तो हम राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री या फिर केंद्र ऐसा कुछ है, केंद्रीय सरकार, तो हम उस ऑप्शन को सही करेंगे, या तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री या केंद्र। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र की ओर से होती है। ठीक है, इसके बाद तो अगर क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आया कि हमारा राज्यपाल जो है वो होता है, मतलब ऑप्शन देगा कि निर्वाचित होता है या मनोनीत होता है या चयनित होता है या नियुक्त होता है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि हमारा राज्यपाल क्या होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या चयनित होता है या नियुक्त होता है, तो हम आंसर क्या देंगे, नियुक्त होता है। ठीक है, अब जैसे कि ज़्यादातर जैसे मुख्यमंत्री है, बाकी सब जो भी है, MLA वगैरह है, सब निर्वाचित होते हैं, लेकिन हमने राज्यपाल का जो पद है उसे नियुक्त क्यों किया, मतलब राज्यपाल जो है उसका उसके पद का या उसे जो नियुक्त क्यों किया जाता है, उसे निर्वाचित क्यों नहीं किया जाता है ना। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई हमने निर्वाचित राज्यपाल की अवधारणा क्यों त्याग दी, यानी निर्वाचित क्यों नहीं किया जाता राज्यपाल, नियुक्त ही क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसका मैं आंसर बताती हूँ आपको, बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये जो अब चूँकि हमें पता है कि हमारी जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, जिसमें कौन होता है, एक राज्यपाल होता है, मतलब संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, तो कार्यपालिका के तौर पे एक तो नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है, और एक होता है वास्तविक प्रमुख। तो नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री, जो कि सच में कार्य करवाता है वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद से। ठीक है, अब चूँकि मुख्यमंत्री जो है वो निर्वाचित होता है, वैसे तो मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, लेकिन पहले इसका MLA के रूप में जनता द्वारा निर्वाचन होता है। ठीक है, निर्वाचित होता है, उसके बाद इसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो इसका मतलब
मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है, ठीक है। अगर राज्यपाल को भी हम निर्वाचित करें, ठीक है, अगर राज्यपाल को भी जनता द्वारा निर्वाचित किया जाए तो ये इन दोनों के मध्य क्या होगा, टकराव पैदा होगा। दोनों एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को बड़ा बताएंगे कि है ना, तो इस तरह से टकराव की स्थिति पैदा होगी कि मैं बड़ा हूँ या फिर मैं बड़ा हूँ, ऐसे ही, ठीक है। तो टकराव की स्थिति पैदा होगी। दूसरी बात ये कि अगर राज्यपाल का निर्वाचन करवाते हैं तो बहुत जो चुनाव है उसका खर्चा होगा, ठीक है। तीसरी बात ये कि जो राज्यपाल है अगर वो निर्वाचित हुआ, ठीक है, अगर राज्यपाल निर्वाचित हुआ तो वो ऑब्वियस है किसी न किसी पार्टी का, मतलब किसी न किसी जो राजनीतिक दल है उसका सदस्य होगा, ठीक है, क्योंकि उसे भी एमएलए के रूप में निर्वाचित किया जाएगा, फिर बाद में उसे राज्यपाल बनाया जाएगा, इस तरह से होगी उसकी भी प्रक्रिया। तो राज्यपाल अगर किसी भी पार्टी का या किसी भी राजनीतिक दल का अगर हुआ सदस्य तो फिर वो निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा पाएगा, ठीक है। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण क्या है कि जो राज्यपाल है अगर वो निर्वाचित हुआ तो उसके बाद निर्वाचित होने के बाद उसे नियुक्त कौन करता है, क्योंकि केंद्र सरकार करती है। तो केंद्र का अगर राज्यपाल निर्वाचित होता है तो केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या कह रहा है कि राज्यपाल अगर निर्वाचित, तो इस वजह से इन सभी कारणों की वजह से राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया जाता है ताकि वो निष्पक्ष भूमिका निभा सके, ताकि इन दोनों के मध्य टकराव पैदा ना हो और जिससे केंद्रों का राज्यों पर नियंत्रण बना रहे, ठीक है। इस वजह से राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। ओके, अब देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो राज्यपाल जो है, पहली क्या है कि राज्यपाल जो है वो सक्रिय राजनीति से जुड़ा हुआ ना हो, यानी किसी भी राजनीतिक दल का नेता नहीं होना चाहिए, या नेता या सदस्य, ठीक है। और उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए जहाँ का उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है, ठीक है। तीसरी है कि उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए, यानी जिस राज्य का राज्यपाल उसे नियुक्त किया जा रहा है उस वहाँ के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। और चौथी बात है कि राज्यपाल को राजनीतिक कारणों से हटाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो एक बार वापस देख लेते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। राज्यपाल जो है वो सक्रिय राजनीति से जुड़ा हुआ ना हो, उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए, उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह करनी चाहिए और राज्यपाल को राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जाए, ठीक है। ओके, तो अब केंद्र और राज्यों से संबंधित, ठीक है, केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित आयोग और समितियां देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित कुछ आयोग और समितियां हैं, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो तीन हैं, ठीक है, 3 आयोग या समिति है। तो पहली है राजमन्नार समिति, दूसरी है सरकारिया आयोग और तीसरा है पुंछी आयोग, ठीक है। राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग। तो पहला देखते हैं अपन राजमन्नार समिति, ठीक है। तो राजमन्नार समिति में क्या किया गया कि राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया, 1969 में किया गया, ठीक है, 1969 में किया गया। उसके बाद इसने रिपोर्ट कब दी, 1971 में दी। इसका गठन जो है वो तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने किया, ठीक है। क्या कैसे, मतलब ये क्वेश्चंस आते हैं कि राजमन्नार समिति है उसका गठन कब किया गया, 1969 में। रिपोर्ट उसने कब दी, 1971 में, ठीक है। गठन किसके द्वारा किया गया, तमिलनाडु की डीएमके सरकार द्वारा, ठीक है। और जो राजमन्नार समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था, पीवी राजमन्नार था। और इसमें कितने सदस्य थे, 2 सदस्य थे, कौन कौन, पीसी चंद्रा रेड्डी और लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन था, पीवी राजमन्नार। सदस्य कौन थे, 2 सदस्य थे, पीसी चंद्रा रेड्डी और लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अब क्या आता है, सरकारी आयोग, ठीक है। दूसरा आता है सरकारी आयोग, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। तो क्या है, इसका गठन कब किया गया, 1983 में किया गया। रिपोर्ट जो है वो 87 में दी गई, ठीक है।
अब रिपोर्ट दी गई 87 में, लेकिन उसका प्रकाशन कब हुआ? जनवरी 1988 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? रणजीत सिंह यानी RS सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया। ठीक है, और इस आयोग के सदस्य 2 सदस्य थे। पहला था SR सेन और दूसरे थे B शिवरामन। ठीक है, और ठीक है, तो वापस देखते हैं कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? 1983 में किया गया। रिपोर्ट इसने 1987 में दी और प्रकाशित कब हुई? 1988 में, यानी 1 साल बाद। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था? रणजीत सिंह था, रणजीत सिंह सरकारिया था। उसके बाद इसके सदस्य है SR सेन और B शिवरामन। ठीक है, अब इस आयोग की एक बहुत ही मुख्य बात है, वो ये है कि इसी आयोग यानी सरकारिया आयोग की सिफारिश पर ही अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ। तो जो हमारे संविधान में जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया वो इस आयोग की सिफारिश पर किया गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ। तो कौन सा आयोग है? सरकारिया आयोग। ठीक है, अब आता है अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में पढ़ते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसका गठन जो है वो 1990 में किया गया और गठन जो है वो सरकारी आयोग की सिफारिश पर हुआ। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष। और इसके सदस्य कौन होते हैं? समस्त राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो इस परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसे। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 1990 में किया गया और सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया। इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है और सदस्य जो होते हैं वो जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। अब देखते हैं तीसरा आयोग जो है पुंछी आयोग। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका गठन कब किया गया? 2007 में। ठीक है, रिपोर्ट कब आई? 2010 में, 3 साल बाद। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा कि पुंछी आयोग का गठन कब किया गया? 2007 में, रिपोर्ट आई 2010 में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन पुंछी। ठीक है, यानी गठन हुआ 2007 में, रिपोर्ट आई 2010 में और अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन पुंछी। सदस्य कौन थे? NR माधव मेनन, विनोद कुमार और धीरेन्द्र सिंह, ये 3 थे। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। पुंछी आयोग जो है इसका गठन 2007 में, रिपोर्ट 7 में किया गया। रिपोर्ट आई 2010 में। अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन पुंछी। सदस्य कौन थे? NR माधव मेनन, विनोद कुमार, धीरेन्द्र कुमार। ठीक है, ओके। ओके, तब आर्टिकल 156 देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि इसके अंदर राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है। ठीक है, अब आप उस ट्रिक से याद कर सकते हैं। उसने क्या कहा था कि सर ने क्या कहा था? एक के शर्त है, यानी A तो A से अपॉइंट हो गया, अपन ने कर लिया ये पिछले वाले आर्टिकल में नियुक्ति का। और अब K से कार्यकाल। तो आर्टिकल 156 में राज्यपाल की पद अवधि या फिर कार्यकाल का उल्लेख है। ठीक है, तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, पद ग्रहण से 5 वर्ष का होता है। उसके बाद क्या नोट लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो है वो 5 वर्ष के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसका नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, यानी जब राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो जाता है 5 वर्ष। ठीक है, उसके बाद जब तक कोई नया राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। उसके आगे ये बोल रहा है कि त्यागपत्र है ना, तो राज्यपाल जो है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, वो क्या है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो पदभार संभालता है। यदि राज्यपाल की अनुपस्थिति का अर्थ है या तो कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, जैसे राज्यपाल के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई या फिर कुछ भी कारण। ठीक है, तो अगर राज्यपाल अनुपस्थित है तो उस समय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पदभार संभालता है। ठीक है,
इसके बाद क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो 5 वर्ष से पहले भी राज्यपाल को पद से हटा सकता है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। बिल्कुल। तो जैसे कि हमने देखा था कि राष्ट्रपति की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है राष्ट्रपति, है ना, राज्यपाल की नियुक्ति, सॉरी, है ना। तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, तो उसे हटाएगा भी उसकी सलाह से। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो 5 साल से पहले भी राज्यपाल को हटा सकता है, लेकिन उसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि राज्यपाल को हटाने के कारणों और हटाने की जो भी प्रक्रिया है उसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये नोट क्या कह रहा है कि राज्यपाल जो है उसे कैसे हटाया जाए, मतलब हटाने के कारण क्या होने चाहिए और किस प्रक्रिया से हटाया जाएगा, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत यानी इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यपाल जो है, वैसे तो हम बोलते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, लेकिन वास्तविक अर्थ तो यही हुआ कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर या मतलब उसकी प्रसाद पर्यंत या इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, क्योंकि वह तो इसकी सलाह से कार्य करता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की जो है वो पुनः नियुक्ति भी की जा सकती है, ठीक। तो ये देख लीजिए, ये आर्टिकल 156। ओके, अब आता है आर्टिकल 157। इसमें क्या है, राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं क्या होंगी इसका उल्लेख है, ठीक है। तो आर्टिकल 157 में राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो केवल 2 योग्यताएं हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और इसकी 2 शर्तें भी हैं, ठीक है। शर्तें क्या है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी वो किसी मतलब लाभ के पद पर ना हो, मतलब कि वो किसी सरकारी या राजनीतिक दल या उसका सदस्य ना हो और ना ही किसी सरकारी पद पर कार्य कर रहा हो, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है कि वह संसद या विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये राज्यपाल की ओके। तो ये है आर्टिकल 157। अब अपन देखते हैं आर्टिकल 158। तो आर्टिकल 158 में किसका उल्लेख किया गया है, राज्यपाल की सेवा शर्तों का और वेतन भत्ते और उसके विशेष अधिकार, इन सब का, ठीक है। तो आर्टिकल 158 में राज्यपाल की सेवा शर्तें या फिर वेतन भत्ता और विशेष अधिकार, इन सब का उल्लेख किया गया। तो राज्यपाल जो है उसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, संसद करती है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन, और आगे क्या है कि इसका वेतन कितना होता है, 3.5 लाख रुपए प्रति माह, ठीक है। राज्यपाल का वेतन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल का वेतन जो है वो कितना है, तो 3.5 लाख रुपए प्रति माह, ठीक है, और ये टैक्स फ्री होता है, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है कि राज्यपाल को जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, और परंतु राज्यपाल को जो पेंशन दी जाती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन्स है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन्स है ये। जो ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में कि भाई राज्यपाल को वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि उसे पेंशन कहाँ से मिलती है, भारत की संचित निधि से मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि अंतिम माह के वेतन का 50% उसे पेंशन मिलती है, ठीक है, यानी उसके जो कार्यकाल होता है उसके अंतिम माह का वेतन जितना होता है उसका 50% उसे पेंशन मिलती है। उसके बाद बोल रहा है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसके बाद उसके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो राज्यपाल की एक बार नियुक्ति कर दी जाए तो उसके बाद उसका वेतन जो है उसमें बिल्कुल भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी
यानी जो उसका वेतन है 3.5 लाख, वो उतना ही रहेगा, उसे कम नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके बाद है कि यदि कोई 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसे उसी अनुपात में वेतन मिलेगा जिसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। यानी ये बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल है, ठीक है, तो उसे उसी अनुपात में वेतन मिलेगा जिसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख जो है वो संविधान की अनुसूची 2 में मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। तो राज्यपाल जो है उसके वेतन भत्तों का उल्लेख जो है वो अनुसूची 2 में मिलता है। ओके, ये आर्टिकल 158 है। ओके, तो अब देखते हैं आर्टिकल 159। इसमें क्या दिया गया है? आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख दिया गया है। ठीक है। तो राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है। और अगर ये अनुपस्थित हो, यानी इसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम जो भी न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। तो राज्यपाल जो है उसको शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। आगे देखते हैं। राज्यपाल जो है वो क्या कह रही है कि राज्यपाल जो है, हाँ, वो किसकी शपथ राज्यपाल जो है वो शपथ लेता है कि संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है। ठीक है। जनता के कल्याण की शपथ लेता है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ लेता है। ठीक है। इसे भी अच्छे से याद कर देख लीजिएगा एक बार कि राज्यपाल जो है वो संविधान की रक्षा करने की, जनता के कल्याण की और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ लेता है। उसके बाद ये नोट दिया हुआ है, ये क्या है कि राज्यपाल की शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं मिलता है। ओके, तो हमने क्या देखा कि राज्यपाल की शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि जो किसी भी राज्यपाल, राष्ट्रपति या कुछ भी हो, उनका शपथ का प्रारूप जो है वो अनुसूची में नहीं मिलता है, वह सिर्फ अनुच्छेद में मिलता है। किस में मिलता है? अनुच्छेद कौन सा? 159 में। यानी आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख मिलता है या प्रारूप मिलता है, लेकिन अनुसूची में नहीं मिलता है। ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 160। तो आर्टिकल 160 क्या कहता है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्य का निर्वहन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं? आर्टिकल 161 देखते हैं। इसमें ये क्या बोल रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है। आर्टिकल 161 क्या बोल रहा है कि राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख है आर्टिकल 161 में। ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा कि आर्टिकल 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख है। तो क्या नोट दिया हुआ है कि राज्यपाल जो है वो किसी दंड को क्षमा, विराम, लघुकरण, परिहार व निलंबन कर सकता है। तो ये है आर्टिकल 161। ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं, तुलना करते हैं हम आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 की। ठीक है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की शक्ति है और आर्टिकल 161 में राज्यपाल की शक्ति है। ठीक है। तो देखते हैं। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख है। ठीक है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख है। उसके बाद राष्ट्रपति जो है वो मृत्यु दंड की सज़ा को माफ़ कर सकता है, लेकिन ये जो राज्यपाल है वो ऐसा नहीं कर सकता। और जो सैन्य न्यायालय है, राष्ट्रपति जो है वो सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद यह संघ सूची, जो राष्ट्रपति है वो संघ सूची व समवर्ती सूची पर किए गए अपराध को क्षमा कर सकता है, लेकिन जो राज्यपाल है वो राज्य सूची व समवर्ती सूची पर किए गए अपराध को क्षमा करता है। यानी ये संघ सूची के अंदर जो भी विषय या अपराध आते हैं उनको भी क्षमा कर सकता है, लेकिन जो राज्यपाल है वो सिर्फ राज्य सूची
और समवर्ती सूची पर जो भी अपराध किए गए हैं उन्हीं को क्षमा कर सकता है। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं आर्टिकल 162। तो आर्टिकल 162 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका का कर्तव्यों का विस्तार है। ठीक है, आर्टिकल 162 में क्या दिया हुआ है, राज्यपाल के कार्यपालिका कर्तव्यों का विस्तार। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 163 में क्या दिया हुआ है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य मंत्री परिषद होती है। ठीक है, आर्टिकल 163(1) में राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य मंत्री परिषद होती है। यह आर्टिकल 163(1) में है। ठीक है, आर्टिकल 163(2) में क्या लिखा हुआ है कि इसमें राज्यपाल के स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख है। ओके, तो आर्टिकल 162 में ये क्या कहता है कि राज्यपाल के कार्यपालिका कर्तव्यों का विस्तार है। आर्टिकल 163(1) में जो है वो राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, यह है। ठीक है, लिखा हुआ है। और आर्टिकल 163(2) में क्या लिखा हुआ है कि इसमें जो है वो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का उल्लेख है। ठीक है, अब एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 361। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल 361। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि राज्यपाल व राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां एवं विशेष अधिकार। ठीक है, पहला क्या है कि इन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी जो राज्यपाल और राष्ट्रपति हैं, इन दोनों के पास ये शक्ति है, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है ये, कि इन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, वह आपराधिक मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता इनके खिलाफ, लेकिन सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना भी इन्हें 2 माह पहले देनी पड़ती है। ठीक है, दूसरा ये है कि पद पर रहते हुए किए गए कार्यों के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है। अर्थात कि ये क्या कह रहा है कि पहला मतलब आर्टिकल 361 में क्या बताया गया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के जो भी विशेष अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया है। पहला ये बोल रहा है कि इन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, न ही इन पर कोई आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, इन पर कोई सिविल मुकदमा लेकिन इन पर सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है, और लेकिन इसकी सूचना इन्हें 2 माह पहले देनी पड़ती है। ठीक है, और इन्हें पद पर रहते हुए जो भी किए गए कार्य हैं वो न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है। ओके, तो अब कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्या बोला है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, भारत की, ना कि राजस्थान की। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो है, इनकी जयंती कब आती है, 13 फरवरी को आती है, और जिस दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी सरोजिनी नायडू की जयंती के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है, वो भी सरोजिनी नायडू है। ठीक है, ओके, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, वो भी सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, वो भी सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, उसके बाद सरोजिनी नायडू ने एक कथन दिया, क्या कहा कि जो राज्यपाल है वो सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, देख लेना। तो सरोजिनी नायडू जो है उसने क्या कहा कि राज्यपाल जो है वो सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि वैसे भी जो राज्यपाल होता है उसके पास जितनी भी शक्ति होती है वो मतलब सिर्फ हमने पढ़ा कि वो सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख होता है, क्योंकि सारे कार्य वो मुख्यमंत्री को सलाह देता है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद को सलाह देता है। ठीक है, तो इस तरह से वो लोग कार्य करते हैं। तो राज्यपाल जो है एक तरह से सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान ही हुआ। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्लस राष्ट्रपति, वह कौन है जो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी है और राष्ट्रपति भी है, वो कौन है, प्रतिभा पाटिल। ओके,
आगे क्या बोल रहा है कि राजस्थान में 3 महिलाएं राज्यपाल ऐसी रह चुकी हैं। अच्छा, राजस्थान में 3 महिलाएं राज्यपाल रह चुकी है अब तक। ठीक है, पहली कौन? प्रतिभा पाटिल, दूसरी है प्रथा राव, तीसरी है मार्गरेट एल। ओके, अब देखते हैं कि राजस्थान में राज्यपाल के पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ठीक है, राजस्थान के अंदर राज्यपाल के पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति था मदन लाल खुराना, और दूसरा व्यक्ति कौन था? प्रतिभा पाटिल। यानी जो राजस्थान के अंदर राज्यपाल के पद पे रहते हुए जिसने त्यागपत्र दिया, ऐसा पहला व्यक्ति था मदन लाल खुराना और दूसरा व्यक्ति था प्रतिभा पाटिल। अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि राजस्थान के 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। ठीक है, तो वे कौन कौन है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? पहला है दरबारा सिंह, जिनकी 1998 में मृत्यु हो गई। ठीक है, दूसरे हैं निर्मल चंद्र जैन, जिनकी 2003 में मृत्यु हुई। तीसरे हैं शैलेंद्र कुमार सिंह और चौथी है प्रभा राव। ठीक है, दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव। तो राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई वो है प्रभा राव। उसके बाद आता है, क्या बोल रहा है कि राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। ऐसे राज्यपाल जिन्होंने सबसे ज़्यादा कार्यकाल में कार्य किया। ठीक है, तो वो है गुरुमुख निहाल सिंह, जो कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि राजस्थान के न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे? टीवी राजेश्वर। उसके बाद बोल रहा है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया वो है रघुकुल तिलक। ठीक है, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया था वो है रघुकुल तिलक। भारत के ऐसे राज्यपाल जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया वो थे प्रभुदास पटवारी। उसके बाद कह रहा है कि भारत के अर्थात मतलब तमिलनाडु के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिन्हें पद पर रहते हुए बर्खास्त किया गया वो थे प्रभुदास पटवारी। हम क्या देखते हैं कि राजस्थान के राज्यपाल प्लस लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, ऐसे कौन हैं जो राजस्थान के राज्यपाल भी थे और लोकसभा अध्यक्ष भी बने? ठीक है, वो है बलिराम भगत। ओके, तो यहाँ पर हमारे आर्टिकल्स ख़त्म होते हैं राज्यपाल के। नेक्स्ट वीडियो में हम राज्यपाल की शक्तियाँ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।